ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का जो कि हम ट्री स्टम्प के अंदर फिलिंग के बात कर रहे थे। फिलिंग हो चुकी है और अब मैं ये सब सैंड पेपर्स जो हैं 1 बाय 1 यूज़ करूँगी सैंडिंग करने के लिए। आई एम यूजिंग ऑर्बिटल सैंडर फॉर दिस पर्पस। और सबसे पहले मैं 40 ग्रिड से स्टार्ट करूँगी एंड आई विल मूव अप टू 240 ग्रिड। 240 ग्रिड से भी ऊपर जाया जा सकता है अप टू 1600 और मे बी अप, लेकिन हम 1600 तक जाएंगे नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 240 तक मोर देन इनफ है, क्योंकि रेज़न की जो एरिया है वो बहुत ही कम है और हमने सिर्फ डिप्स को फिल किया है। तो बेसिकली जब हम जब 1200 या 1600 तक जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपनी फिनिश जो है वो हाई ग्लॉस में चाहिए। सबसे पहले मैंने 40 ग्रिड के सैंड पेपर से स्टार्ट किया है और 240 तक मैंने इसलिए जाना है क्योंकि मेरा जो एरिया है वो डिप का बहुत ही, जो रेज़न का है वो बहुत ही कम है। तो 240 तक जो है वो अच्छी सी एक फिनिश आ जाती है मैट काइंड ऑफ। और फिर मैंने इसके ऊपर एक वार्निश का कोट भी करना है जिससे एक ग्लॉस का एलिमेंट भी आ जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि 240 इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बहुत है। 40 ग्रिड के साथ मैंने जब सैंडिंग अपनी कर ली तो अब मैंने अपना सैंड पेपर चेंज किया है और मैंने अब 60 ग्रिड का सैंड पेपर जो है वो अटैच किया है। और ग्रेजुअली आपको फील होगा कि जो जितना भी ये रेज़न का मेस है राइट एंड लेफ़्ट और बाहर को निकला हुआ है, ये सब जो है ये ग्रेजुअली ख़त्म होता जा रहा है। वाइल यू आर सैंडिंग आपको इतना फील नहीं हो रहा होता कि आपका कुछ भी जो है वो मटेरियल रिमूव हो रहा है, बट इन एक्चुअल सिनेरियो ये हो रहा होता है और देयर इज़ सो मच डस्ट अराउंड व्हेन यू आर वर्किंग विद सैंडिंग प्रोसीजर। और इसके लिए आपको गॉगल्स और रेस्पिरेटर्स मस्ट, क्योंकि एपॉक्सी की जो सैंडिंग का डस्ट है ये बहुत ही हार्मफुल है फॉर इनहेलिंग पर्पस। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप गॉगल्स और रेस्पिरेटर को यूज़ करें और अपने हेड को जो है वो अच्छे तरीके से कवर करके रखें। जैसे जैसे हम सैंड पेपर की ग्रिड्स में प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे जो हमारा सैंड पेपर है वो फाइन होता जाता है, वो जो कोर्स होता है वो कम होता जाता है। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ 80 ग्रिड सैंड पेपर पे, विच इज़ कंपैरेटिवली सॉफ्टर देन 60 ग्रिड। पेंसिल से हर दफ़ा मैं मार्क जो है अपनी वुड स्टम्प पे ज़रूर लगाती हूँ और इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप जब पेंसिल से मार्किंग या रैंडम लाइंस जो हैं वो अपने स्टम्प पे लगा लेते हैं तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप यूनिफॉर्मली सब एरियाज़ में सैंडिंग कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एक एरिया जो है उसमें आप ज़्यादा सैंडिंग कर रहे हैं और कुछ पोर्शन जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे हैं। तो जब आप पेंसिल से एक लाइंस स्केच कर लेते हैं या रैंडमली लगा लेते हैं तो उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि जहाँ से भी पेंसिल आपकी रिमूव नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपने वहाँ तक अभी सैंडिंग नहीं की और वो वाला पोर्शन जो है वो निगलेक्टेड है। और इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपका कितना मटेरियल जो है वो रिमूव हो रहा है। अब मैंने अपना सैंड पेपर 120 ग्रिड पे चेंज किया है और ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि कैसे पता चलता है कि अब सैंड पेपर को चेंज करना है। तो जब आपने यूनिफॉर्मली एक सैंड पेपर के साथ जो है वो मटेरियल रिमूव कर लिया है तो फिर आपको दूसरा सैंड पेपर चेंज करना होता है। और इसका एक ये भी है कि आप जब अपने स्टम्प के ऊपर देखते हैं कि आपका कुछ ऐसा एरिया है जो कि कोर्स सैंड पेपर से ही रिमूव होगा, जैसे कि रेज़न जो है वो स्कैटर्ड है या इधर उधर स्प्रेड हुआ हुआ है, तो इस तरह का आप फाइन सैंड पेपर से नहीं कर सकते बल्कि कोर्स से ही करेंगे। तो इसलिए आपने उस टाइम पे अपना कोर्स सैंड पेपर जो छोटे नंबर का सैंड पेपर है वो ज़्यादा टाइम तक चलाना है। अब मैंने अपना सैंड पेपर जो है वो 120 के बाद 180 पे भी सैंडिंग कर ली है
इसके बाद मैंने जो सैंड पेपर है वो 220 यूज़ किया है और लास्टली आई एम यूजिंग 240 ग्रिड सैंड पेपर, जिससे मैं फाइनल जो है वो सैंडिंग कर लूँगी। एंड बाय दिस टाइम यू कैन हैव एन आइडिया कि जब हमने स्टार्ट किया था तो रेज़न का कलर किस तरह का था और वो कितना क्लाउडी था, और अभी उसके अंदर वो एक ब्लूइश एलिमेंट और वो शाइन और थोड़ा सा मैट जो फिनिश होती है वो आ चुकी है। और जो पहले बिल्कुल भी एक स्क्रैच्ड काइंड ऑफ और ब्लरी सा रेज़न लग रहा था, वो अब समहाउ आपको क्लियर नज़र आने लग गया है। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने एक सीक्वेंस के साथ जो है वो सैंड पेपर्स को यूज़ किया है। रेज़न के अंदर जो शाइन आती है, जो उसके अंदर एक फिनिशिंग आती है, वो सब कुछ जो है वो सैंडिंग के अंदर है। द होल गेम इज़ हिडन अंडर सम वेरी डेडिकेटेड काइंड ऑफ सैंडिंग। अगर आप सैंडिंग जो है वो टाइम लगा के नहीं कर रहे हैं तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग वेरी गुड आफ्टर यू आर डन विद एवरीथिंग। इसलिए सैंडिंग शुड बी योर मेन गोल, जिसमें आपने बहुत ही मेहनत के साथ और टाइम लगा के सैंडिंग करनी है। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ लेबर एंड आफ्टर सो मेनी डेज़, जब ये मेरा सैंडिंग का प्रोसीजर हो गया है तो अब मैं अपनी वुड को इस वुड सीलर के साथ सील करूँगी। बेसिकली वार्निश है ये, और इसको मैं एक ग्लास के अंदर, पेपर कप में ना लें, किसी प्लास्टिक ग्लास में ही लें। थोड़ा सा इसको शेक कर लें बिफ़ोर ओपनिंग, अदरवाइज़ ओपन करने के बाद किसी स्टिक के साथ शेक कर लें। और इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा जो है वो थिनर ऐड करूँगी। अब इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए वार्निश और थिनर की, तो बेसिकली आपने इसको बहुत थिन नहीं करना और बहुत थिक नहीं रखना। आपने इसको मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि जो है जब आप ब्रश के साथ इसको यूज़ करें तो ये अच्छे तरीके से चले। तो अब ये अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और पेंट ब्रश जो आपको दिख रहा है उसकी हेल्प से मैं इसको 4 to 5 कोट्स दूँगी। नंबर ऑफ़ कोट्स जो वार्निश के हैं दैट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको कैसी फिनिश चाहिए। ऑल्दो अभी विदाउट एनी वार्निश आपको रेज़िन का कलर बहुत ही ब्राइट और अच्छा सा ब्लू दिख रहा है। सैंडिंग जो है वो काफ़ी कवर अप कर लेती है, बट वी हैव टू सील द वुड एंड वी हैव टू गिव इट अ वार्निश लुक। तो या तो आप कोकोनट ऑयल के साथ भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं लास्ट में, अदरवाइज़ यू हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल विद यू कि आप इस पर इस तरह से वार्निश और थिनर का मिक्सचर जो है वो भी कोट कर सकते हैं। इससे वुड के का जो वुड ग्रेन है वो बहुत इन्हांस हो जाता है और थोड़ा सा कलर जो है वो भी पॉप करता है वुड का। व्हाट आई बिलीव इज़ के 4 to 5 कोट्स जो हैं दे आर मोर देन इनफ आपकी स्टम्प को एक अच्छा ग्लॉसी और एक फिनिश्ड लुक देने के लिए। बट इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड दिस तो 10 कोट्स आर ऑल्सो इनफ। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप 4 to 5 कोट्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको मज़ीद कोट करने की ज़रूरत है या नहीं है। ये ही सेम प्रोसीजर आप साइड पे जो बार्क है उस पर भी करेंगे, क्योंकि हम जो बार्क है उसको भी थोड़ा सा लाइट कलर नहीं रखना, बल्कि उसको भी थोड़ा सा डार्क कलर देना है ताकि वो बहुत ज़्यादा रस्टिक ना लगे और अनफिनिश्ड लुक ना दे, ड्राई सी। तो मैं यही सेम ब्रश जो है वो बार्क पे भी यूज़ करूँगी। जब एक कोट ड्राई हो जाए तब आपको दूसरा कोट जो है वो अप्लाई करना है। एक ही दफ़ा आपने नहीं अप्लाई करते जाना, और इससे ब्रश स्ट्रोक्स जो हैं वो भी बहुत ही बुरे लगते हैं।
कुछ एरिया में मैंने ऑलरेडी वार्निश की हुई है, तो आपको वो एक वेट लुक और ड्राई लुक का डिफरेंस नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वार्निश ऑल द बार्क.